आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात करेंगे। ये नाम लिखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अल्कोहल किसे कहेंगे, फिनॉल किसे कहेंगे और ईथर किसे कहेंगे। तो इन तीनों में जो क्रियात्मक समूह है वो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, जैसे कि कीटोन हो गया, जैसे कि OH हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, ये सब क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोजन को हटाने पे उसके स्थान पे आ जाते हैं। तो फिर तीनों में OH है, तो अंतर क्या है? तो एल्कोहल हम उसे कहते हैं जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक का मतलब जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, सीधी श्रृंखला बन रही है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को जब OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल समूह, के द्वारा हटा दिया जाए तो बनने वाला क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, हमने एक लिया एल्कीन CH3, इसका नाम है एथेन, ठीक है। इस पर क्रियात्मक समूह OH जब अटैक करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3CH2OH, यानी इसका एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया? OH आ गया, हाइड्रोक्सिल समूह आ गया। तो जो ये उत्पाद बन गया ये क्या कहलाता है? अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनेगा? जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह हटा दे। तो फिर फिनॉल क्या है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये ऊपर H है और यहाँ पे जब OH हो जाए, इसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापी हो और यहाँ पे OH समूह जुड़ जाए, तो फिर ये क्या कहलाता है? ये फिनॉल कहलाता है। और ईथर किसे कहते हैं? कि जब अल्कोहल और फिनॉल के हाइड्रोजनों को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। एल्किल का मतलब कि जो नॉर्मल चेन, जैसे मतलब R, जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और एरिल जो बेंजीन रिंग पे जुड़ते हैं, हमने बात करी थी ना 6 चैप्टर में एरिल की। और फिर क्या होता है, जैसे ये CH3CH2OH है, ये क्या है? ये एक अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल पे जब कोई एल्किल समूह अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CH2O, और ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैथिल ग्रुप है, तो मैथिल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये जो इस तरह का उत्पाद बनेगा ना, ये ईथर कहलाएगा। यानी क्या हो गया? ये ROR का फॉर्म बन गया। यानी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन से समूह है? एल्किल समूह है। और अगर एरिल ग्रुप पर जुड़ जाए तो ये इस तरह से बेंजीन रिंग हो गई, इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं। और ये OR, बेंजीन रिंग का C6H6 होता है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया और वहां पे ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये होता है ईथर। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब बात करते हैं एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, पूछने की संभावना क्या क्या है। तो देखिए, मेथेनॉल की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इसमें ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2। लोन पेयर का मतलब जोड़े, 2 जोड़े हैं लोन पेयर के। लोन पेयर का मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं ले, ठाले ही बैठे रहे, वो लोन पेयर है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई 142 पिकोमीटर है। पिकोमीटर मतलब 1 मीटर में 10 की घात -12 पिकोमीटर होते हैं। ये 11th क्लास में आपकी एक पूरी सारणी में दी हुई थी केमिस्ट्री में। और इसके बीच में जो बंध कोण है वो 108 डिग्री 9 मिनट का है, ठीक है। इसी तरीके से फिनॉल में भी लोन पेयर है, पर यहाँ पे जो CO
बंध लंबाई है वो 136 पिकोमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे 141 है और बंध कोण 111 डिग्री 7 मिनट का है। अब ये सवाल थोड़ी पूछेगा वो इतना मूर्ख नहीं है कि आपसे ये पूछेगा कि इसकी लंबाई बताइए या इसका कोण बताइए। वो आपसे क्या पूछेगा कि मेथनॉल में आबंध कोण 108 डिग्री 9 मिनट का है, चतुष्फलकीय कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। तो बताइए कि इसका मान चतुष्फलकीय कोण से कम क्यों है, वो आपसे ये पूछेगा। अब आप क्या सोचेंगे क्यों कम है? तो आपको दिख रहा है कि साफ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। अब आप देख लीजिए, जहां पर सेम प्रकृति के 2 लोग आ गए तो उनमें तो प्रतिकर्षण होगा। क्लास में 2 टॉपर हो गए तो उनके बीच में तो लड़ाई रहती है कि ये टॉपर बनेगा वो टॉपर बनेगा, तो उनमें तो प्रतिकर्षण ही रहेगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे ये 2 लोन पेयर है, इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा और प्रतिकर्षण के कारण इसका जो कोण है ना वो चतुष्फलकीय कोण से कम हो जाएगा। ये इसका रीजन है। एक सवाल और आपसे क्या पूछ सकता है कि फिनॉल में जो CO आबंध लंबाई है वो 136 पिकोमीटर है, तो मेथेनॉल में 142 क्यों? भाई इसमें भी 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है, तो फिर इसमें 142 क्यों और इसमें 136 क्यों? तो इसके अंदर पाया जाता है अनुनाद का गुण, और इसके जो लोन पेयर है ना वो अनुनाद में भाग लेते हैं, और अनुनाद में भाग लेने के कारण इसमें आ जाता है आंशिक द्विआबंध का गुण, यानी इसमें पाई बॉन्ड बन जाता है, और पाई बॉन्ड बनने से ये बॉन्ड थोड़ा और ज्यादा मजबूत होएगा। तो जो बहुत ज्यादा मजबूत बंध बनेगा उसको तोड़ना मुश्किल, और उनके बीच की जो दूरी होगी ना बहुत कम हो जाएगी। इसी कारण इसकी जो बंध लंबाई है वो 136 और इसमें 142 है। तो फिर दिमाग में एक सवाल और बना, तो फिर इसमें ऐसा क्यों, इसमें चतुष्फल के कोण से ज्यादा मान क्यों हो रहा है, इनमें तो कम हो रहा है, इसमें ज्यादा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है कि ईथर में 2 मैथिल बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो मैथिल ग्रुप जुड़ने के कारण जो प्रतिकर्षण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें जो बंध कोण है वो चतुष्फलकीय कोण से ज्यादा हो जाता है। इसी कारण ये 2 सवाल एग्जाम में आने लायक सवाल है, इनको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। उसके बाद में हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं कि भाई इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमने 6th चैप्टर में वर्गीकरण पढ़े थे ना, यहां पर वही वर्गीकरण आ रहे हैं। देखिए, पहला OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। हाइड्रिक क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि जुड़ तो हाइड्रोक्सिल समूह ही रहा है ना, इसलिए पीछे हाइड्रिक आ गए सबके। तो जिसके अंदर एक OH समूह है उसे हम मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 OH समूह जुड़े हुए हैं उसे डाईहाइड्रिक, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। अब मैंने ये क्यों बताया, मोनो डाई ये तो आप खुद भी समझ सकते थे, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहां से बनते हैं 2 सवाल जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना भी बनती है। क्या? पहला सवाल ये आपको एग्जाम में यूं लिख कर दे देगा कि CH2OH CH2OH, इसका सामान्य नाम बताइए, पूछा हुआ सवाल है। तो सामान्य नाम तो इथिलीन ग्लाइकोल। अब आपके दिमाग में आया कि कैसे बना सामान्य नाम ये, तो सामान्य नाम का मतलब ही यही है कि ये इसकी उत्पत्ति के स्थान के अनुसार सामान्य नाम दिए जाते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं देते हैं, इसलिए इसका नाम सामान्य तो इथिलीन ग्लाइकोल रख दिया गया, ठीक है। और IUPAC नाम किस तरीके से करते हैं, तो वो इससे करते हैं कि पहले प्रतिस्थापी
प्रतिस्थापी का मतलब या तो कोई हेलोजन या फिर कोई मैथिल ग्रुप, वो तो आगे रहेंगे। साइक्लो का मतलब कोई यू बंद चेन रूप बना ले, जैसे ये है ना, ये साइक्लो है, तो फिर साइक्लो लिख देंगे। उसके बाद में आप मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, इसके मतलब सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। उसके बाद में बॉन्ड देखेंगे, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। सिंगल है तो क्या लिखेंगे, एन। डबल है तो क्या लिखेंगे, इन। और ट्रिपल है तो क्या लिखेंगे, आइन। तीनों में फर्क है। उसके बाद में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक जैसे कि OH जुड़ जाए, CHO जुड़ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन जुड़ जाए, तो उस हिसाब से। अब इसका नाम कुछ इसी तरीके से करते हैं। इसमें कितने कार्बन है मुझे आप बताइए। इसमें है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को कहते हैं एथेन। और OH समूह कितने हैं, दोनों कार्बन पे 2-2 जुड़े हुए, मतलब इस कार्बन पे 1 और इस कार्बन पे 1, तो टोटल कितने जुड़े हैं, 2। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन 1,2-डाइऑल। एग्जाम में पता है कैसे सवाल पूछेगा कि बताइए इथिलीन ग्लाइकॉल में कितने OH समूह है। हम ये तो ध्यान रख लेंगे कि भाई इसका नाम ये है एथेन 1,2-डाइऑल, पर अगर उसने ये पूछ लिया कि बताइए इथिलीन ग्लाइकॉल में कितने OH समूह हैं, तो आपको बताना है 2। इसी तरीके से एक सवाल और बनता है, गिलसरॉल, उसका फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH CH2OH, यानी 3 OH समूह होते हैं गिलसरॉल में। और इसका IUPAC नाम प्रोपेन, 3 कार्बन है, फिर लगा देंगे हाइपन, संख्या के बीच में और शब्द के बीच में हाइपन निशान लगता है, इसको माइनस नहीं कहेंगे आप, यहां इसे कहेंगे हाइपन। ठीक है, हाइपन लगाना है। तीनों पे एक एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 संख्याओं के बीच में कॉमा लगता है, फिर शब्द और अक्षर के बीच में हाइपन, और फिर यहां पे आप क्या लिखेंगे, ट्राइऑल। क्या लिखेंगे, ट्राइऑल। ट्राई का मतलब 3 OH समूह है ना, इसलिए ट्राइऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में बात करते हैं कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। ये बात हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ी थी। एलिलिक क्या है, वहां पे हेलोजन जुड़ रहा था, यहाँ पे OH समूह जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp3 है, और उससे जस्ट अगला वाला sp2 संकरित कार्बन होगा। बेंजिलिक में ये हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उसका तो संकरण sp3 है, पर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इस कारण इस नाम में बेंजिलिक है, और इससे जस्ट आगे वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 संकरित है। उसके बाद में ये बात हमने वहां भी करी थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल किसे कहेंगे आप, कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, अगर OH जिस समूह से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ेगा तो द्वितीयक, और अगर 3 से जुड़ा है तो उसे हम तृतीयक कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम IUPAC नाम की। सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। कोई दिख रही है क्या ब्रांच, नहीं दिख रही है। कोई हेलोजन ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई साइक्लो उत्पाद दिख रहा है क्या, यूं मतलब यूं पूरा बंद शेप बना रहा है, नहीं बना रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, तो यहाँ तो एक ही कार्बन श्रृंखला है, आपने इसको चुन लिया, ठीक है। फिर आप बंद देखिए, तो देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, और फिर क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी, अब आप इसका नंबरिंग करें। अब दिक्कत ये आती है नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग आप यहां से OH समूह से करेंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इसका नाम क्या करेंगे, IUPAC नाम, प्रॉप 2 नंबर पे इन जुड़ा हुआ है,
मैंने बताया था डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। prop 2 इन और 1 ऑल। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह, और OH समूह का हम पीछे क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। पूर्व लग्न और अनुलग्न की सारणी दी हुई है 11th क्लास में, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? ऑल। उसके बाद में इसके नाम की बात करें, कितना कार्बन है? एक कार्बन है, कोई श्रृंखला कुछ नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? एक कार्बन को मैथ। और इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। ऑल जुड़ जाएगा। OH समूह के लिए अनुलग्न OH ऑल होता है, ठीक है। और अगर पूर्व लग्न लगता है तो वो हाइड्रो लगता है। उसके बाद में बात करें, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। आप क्या लिखेंगे? एथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम। अब ये तो बात हो गई अल्कोहलों के नामकरण करने की। इसके बाद में बात करते हैं फिनॉलों के नामकरण की। फिनॉल में बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहां से सामान्य नाम इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। आपसे पूछ सकता है ऑर्थोक्रिसॉल का संरचना बनाइए या मेटाक्रिसॉल की संरचना बनाइए। तो ये क्या होते हैं कि अगर सिंपल बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा है तो उसका सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों ही फिनॉल माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाम ज्यादा प्रचलन में आ गया उसे फिर हम ज्यादा प्राथमिकता देने लग जाते हैं, फिर अलग नाम हम क्यों लें? इसलिए IUPAC भी इसका नाम फिनॉल ही कहता है और सामान्य नाम भी इसका फिनॉल ही है। उसके बाद में अगर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका सामान्य नाम ऑर्थोक्रिसॉल होता है। अगर CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम मेटाक्रिसॉल हो जाता है। तो अब बताइए, पैरा पे जुड़ेगा तो क्या होगा? पैराक्रिसॉल। क्या होगा? पैराक्रिसॉल। सब में ऑल जुड़ा हुआ है पीछे, क्यों? क्योंकि ये OH समूह प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह है, इस कारण से। अब इसी का अगर IUPAC नाम करना है तो इसका तो फिनॉल हो गया। और इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे कि इन दोनों में बड़ा तो ये OH समूह ही है, ये क्रियात्मक समूह है, सबसे बड़ा समूह है, इस कारण ये 1 और ये 2। तो फिर ये 2 मेथिल फिनॉल इसका IUPAC नाम होगा। इसका 3 मेथिल फिनॉल IUPAC नाम होगा। और इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं ये इनका नाम क्या होगा। तो देखिए, सामान्य नाम इसका तो फिनॉल ही होगा। वहां पर CH3 ग्रुप जुड़ रहा था ऑर्थो पे और मेटा और पैरा पे। यहां पर अगर OH ही आ जाए तो इसका सामान्य नाम कैटेकॉन। अगर मेटा पे जुड़े तो इसका नाम रिसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पे जुड़े तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्विनॉल। अगर इसका IUPAC नाम कहे तो आपको, तो आप इसका तो फिनॉल ही लिखेंगे और इसका बेंजीन, और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 डाइऑल। इसका करेंगे तो बेंजीन 1 3 डाइऑल, ठीक है। और इसका आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब बात करते हैं ईथर के बारे में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर ईथर, सममित ईथर कब कहेंगे और असममित ईथर कब कहेंगे। अगर इस ऑक्सीजन की दोनों तरफ जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अगर वो दोनों सेम है, जैसे इधर CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, दोनों सेम जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सममित ईथर कहेंगे। और दोनों तरफ अगर अलग अलग है, इस तरफ मान लीजिए मेथिल समूह है और उस तरफ अगर एथिल समूह है, तो इसे हम असममित ईथर कहते हैं। अब ईथर के नामकरण की बात, ईथर का सामान्य नाम कैसे करेंगे? डाई एल्किल ईथर। ये तो सामान्य नाम है, इसमें आपको फिट करना है, सामान्य नाम आ जाएगा। IUPAC नाम कैसे करेंगे? तो पहले तो प्रतिस्थापी वाली चीजें ध्यान रखनी है आपको, और फिर ये होता है एल्कोक्स
एल्कोक्सी, है ना, इसको आप यूं लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। जैसे आपको ये दिया, अगर आपको इसका सामान्य नाम भी करना है और आईयूपीएसी भी करना है, आप कैसे करेंगे? सामान्य नाम में देखेंगे, ऑक्सीजन के एक तरफ तो मेथिल ग्रुप है, ऑक्सीजन की दूसरी तरफ एथिल ग्रुप है, यानी 2 कार्बन है, C2H6 भी लिख सकते हैं ना इसको, 2 कार्बन है। तो अब सबसे पहले मेथिल लिखे या फिर एथिल लिखे? अगर सेम होते जब तो हम डाई लगाते थे, पर 2 अलग अलग ग्रुप है ना, तो पहले मेथिल लिखे या एथिल लिखे? तो आपको एबीसीडी आनी चाहिए इसके लिए। एबीसीडी आनी चाहिए मतलब कि पहले ई आता है या एम आता है? तो पहले ई आता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एथिल। मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो ए मैं वो बात है, और इंग्लिश में, इंग्लिश के हिसाब से ही हम आईयूपीएसी नाम करते हैं, पर मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में लिख रही हूँ उसको, ठीक है ना। तो पहले एथिल ग्रुप लिखेंगे, तो एथिल मेथिल ईथर, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। आईयूपीएसी नाम कहे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करें। आपको ऑक्सीजन के दोनों तरफ ज्यादा कौन सी एल्केन है? इस तरफ तो एक ही कार्बन है और इस तरफ 2 कार्बन है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो फिर जिसमें कार्बन कम है, हमने नाम देखा ना एल्कोक्सी, तो जिसमें कम है उसके लिए एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, और यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एथेन, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा है उसको आप पीछे एल्केन के रूप में लिखेंगे, और जिसमें कम है उसको एल्कोक्सी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पीछे कॉक्सी लगा दो। उसके बाद में ये है, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम है, देख लीजिए CH2CH3 CH2CH3, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? कि जब दोनों तरफ सेम है तो फिर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं एथोक्सी एथेन, है ना। कोई सा भी एक ले लीजिए, तो ये एथोक्सी एथेन हो गया। इसका कहे तो ये ना, एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है कि फेनिटॉल, फेनिटॉल का आईयूपीएसी नाम बताइए, ये पूछा हुआ सवाल है। तो फिर अपन इनको क्यों छोड़े, इनको भी देख लेते हैं। तो ये एक तरफ तो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है C6H5, बीच में OCH3 है ना। अब इसका सामान्य नाम करना है, तो पहले बताइए एम आता है कि पी आता है? पहले एम आता है, तो इसलिए आप इसका क्या नाम करेंगे? मेथिल। और चूंकि C6H5 है, अगर C6H6 होता तो आप इसको बेंजीन कहते हैं, पर अगर C6H5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल। क्या हो जाएगा? फेनिल। एक हाइड्रोजन कम हो गया। जैसे अगर C2 और जैसे एल्केन लिखते हैं हम, कोई सा भी मान लीजिए, अगर उसमें सारे कार्बन फुल होते हैं तो हम उसे एल्केन कहते हैं, पर एक कम होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? एल्किल। वैसे ही यहाँ पे इसका नाम फेनिल, मेथिल फेनिल ईथर। और इसका एक नाम और है एडिसोल। क्या नाम है? एडिसोल। अगर पूछ ले एडिसोल का आईयूपीएसी नाम बताइए, तो क्या होगा? इसमें आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। तो बताइए मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है? कि ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेथोक्सी, जो कम है उसके लिए ऑक्सी लगा दो, मेथोक्सी, और इसको बेंजीन। अब मैडम बेंजीन क्यों लिखा, फेनिल क्यों नहीं लिखा? फेनिल की प्रचलन सामान्य नाम में है, आईयूपीएसी में तो बेंजीन ही लिखना पड़ेगा। आईयूपीएसी वो पद्धति है जो पूरे विश्व में अपनाई गई है। इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, यानी सब मानते हैं यही नाम। आप कहीं भी जाके कहेंगे मेथोक्सी बेंजीन तो सब समझ जाएंगे, चाहे विदेश में जाके भी कहें। पर एरिसोल ये सब समझे ये जरूरी नहीं, ये हमने अपनी सुविधा के लिए इनके नाम करे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या है? मेथोक्सी बेंजीन। ये पूछा हुआ सवाल है C6H5O CH2CH3। सामान्य नाम क्या होगा? पहले एथिल आता है या फेनिल आता है? तो पहले ई आएगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एथिल फेनिल, और पीछे लिख दो ईथर। बस इस चीज को ध्यान रखना है, डाई एल्किल ईथर और एल्कोक्सी एल्केन। और फिर इसका नाम है फेनिटॉल, आपकी बुक में लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। और फिर यहाँ क्या करना है? एथोक्सी
बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। उसके बाद में एल्कोहल विरचन की विधियां, ये बस इतनी विधियां हैं, केवल 4 विधियां। विरचन का मतलब क्या होता है? बनाना। एल्कोहल को हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो इन प्रमुख 4 विधियों से आप एल्कोहल को बना सकते हैं। पहली विधि का नाम है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। नाम से समझिए, अम्ल का मतलब कि अगर कोई सा भी ऐसे लिख दे ना H+, इसका मतलब ये अम्ल है, यानी यहाँ पे HCl भी हो सकता है, इसलिए अम्ल को रिप्रेजेंट H+ से कर देते हैं। वहां HCl भी आ गया, वहां पे H2SO4 भी आ गया, वहां कोई सा भी अम्ल आ सकता है। अम्ल उत्प्रेरित, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया में वेग को तीव्र कर दे, वो उत्प्रेरक है। तो अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में यूज करना है। जल योजन, जल का योग करना है। नाम से पूरी रिएक्शन समझ में आ गई, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। हमने एक एल्कीन लिया, इस एल्कीन का नाम क्या है? इसका नाम है एथीन। जब इस एथीन की क्रिया जल H2O से कराई जाए अम्ल की उपस्थिति में, तो कैसे अल्कोहल मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसको तोड़ेंगे तो ये यू टूट रहा है, 1 H और 1 OH। ठीक है, 1 H तो जुड़ गया यहाँ पे आके और 1 OH जुड़ गया यहाँ पे आके। कि ऐसे कैसे जोड़ दिया आपने? तो ये बॉन्ड टूटेगा, जब जुड़ेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी एक कार्बन ने ले लिए, तो जिसने लिए उस पे तो माइनस और जिसने दिए उस पे प्लस। OH का नेचर माइनस का होता है, H का नेचर प्लस का होता है। तो प्लस वाला तो जुड़ गया यहाँ पे आके और माइनस वाला OH जुड़ गया यहाँ पे आके। इसको आप इधर भी कर सकते हैं ना, आपकी इच्छा हो जिधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हो इस कार्बन में। तो ये देखिए अपने को क्या मिल गया? एल्कोहल। इस एल्कोहल का नाम क्या होगा? इसका नाम है एथेनॉल। आप इसको ढंग से लिखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से CH3CH2OH, तो इसका नाम तो एथेनॉल हो गया। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा। हाइड्रोबोरोनन का मतलब क्या है? कि B2H6 उत्प्रेरक के रूप में लो, चाहे कोई पेरोक्साइड ले लो, या फिर THF। THF का मतलब क्या है? इसका एक फुल फॉर्म दी हुई है आपकी बुक में, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है इसकी आपको नाम दिया हुआ, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का। ऑक्सीजन ग्रुप इस तरीके से वल्ले से जुड़ा हुआ और 2 लोन पे। बेंजीन नहीं है ये, देख लो, बेंजीन ऐसा नहीं होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये इसकी संरचना है। तो जब भी एल्कीन की क्रिया बोरोनन, बोरोन आ गया इसका मतलब, तो चाहे B2H6 करो, चाहे BH3 की होल ट्वाइस 2 करो, पेरोक्साइड लो या THF, इनकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे वही है, OH आके जुड़ जाएगा। पेरोक्साइड से हम समझ गए कि आपको OH का जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। प्रति मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नियम पढ़ा था ना हमने, तो ये वही है। अब एग्जाम में अगर कह दे कि अल्कोहल बनाइए, तो आपको एक विधि कम से कम याद होनी चाहिए, या फिर आधी रिएक्शन देके पूछ ले उत्पाद क्या बने, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है कि यार ये H+ दिख गया, H2O दिख गया, तो बस इसका योग कराना है और कुछ नहीं करना आपको। H2O2 दिख गया, B2H6 दिख गया, THF दिख गया, इसका मतलब OH जोड़ना है प्रति मार्कोनिकोव रूल से। उसके बाद कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल का मतलब समझते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ और एक तरफ बॉन्ड खाली है, मैंने कुछ जोड़ा नहीं। क्यों? आपको समझाने के लिए कि अगर इस बॉन्ड पे H जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? CHO तो लिखते हैं। तो अगर इसकी पूरी संरचना खुलेगी ना तो ऐसी बनती है। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका नाम एल्डिहाइड, अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम कीटोन, और अगर कोई OH ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। ठीक है ना? तो जब भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया एल्डिहाइड का, यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
उसकी जब उत्प्रेरक कौन कौन से, प्लेटिनियम ले लो, चाहे पैलेडियम ले लो, चाहे निकिल ले लो, कोई सा भी ले लो, और यहाँ पे 2H ले लिए, यानी मैंने क्या करा, इसमें हाइड्रोजन का योग कराया, यानी एक तरीके से अपचयन हो गया। जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन, और ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे आके और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे आगे। तो बस यहाँ से सवाल क्या बनता है कि बताइए एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा कौन सा एल्कोहल मिलता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल। कि ये जिससे जुड़ा है अगर वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ेगा तो वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक का एक नाम 1 डिग्री भी है, द्वितीयक का नाम 2 डिग्री भी है, और तृतीयक का नाम 3 डिग्री भी है। तो बस ये प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसी तरह से कीटोन ले ले तो दोनों तरफ एल्किल समूह ले लिए, NaBH4 ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, वही यहाँ पे आके जुड़ेगा और बीच में इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या मिला, 2 डिग्री एल्कोहल मिला। उसके बाद में अगर कार्बोक्सिलिक समूह ले लिया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक के रूप में लिया, 4 हाइड्रोजन ले लिए, तो ये CH3 यहाँ पे 2 जुड़ गए, यहाँ पे 2 जुड़ गए, और ये एक तो H2O के रूप में बाहर निकल गया और एक OH समूह जुड़ गया। यहां से भी प्राथमिक ही मिला। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन द्वारा 2 डिग्री। कैसे जोड़ना है बस ये याद रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद में ग्रिन्योर अभिकर्मक पढ़ा था हमने, RMgX पढ़ा था, वहां R की जगह मान लीजिए मैंने मेथिल समूह ले लिया, Mg है ही, Br ले लिया। जब इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराई, H जुड़ गया मतलब एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड से कराई तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे आंशिक ऋणावेश होता है, यहाँ आंशिक धनावेश होता है, यहाँ भी आंशिक ऋणावेश होता है। ये बात हमने 6 चैप्टर में कर ली थी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में एक बॉन्ड हटेगा और ये MgBr यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये CH3 है, और जब इसका जल अपघटन कर देंगे, है ना, या H2O ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पूरा MgOHBr यानी एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये CH है ही, और यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन जुड़ेगा और बाकी जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये MgOHBr ये बन जाएगा। यानी 2 चीज बनेगी, एक तो द्वितीयक एल्कोहल और एक MgOHBr बाहर निकल जाएगा। यहां हमने पढ़ा था एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल। कब, जब कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन हुई, पर जब ग्रिन्योर अभिकर्मक से होती है तो यहाँ पे 2 डिग्री मिल गया। कंफ्यूज नहीं होना है, हल्का सा ध्यान रखना है कि कार्बोनिल यौगिक है और यहाँ पे ग्रिन्योर अभिकर्मक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में कीटोन से CH3 MgBr, और ये कीटोन से रिएक्शन जल अपघटन कराया तो यहाँ पे 3 डिग्री मिल गया, और यहाँ पे कितना मिला था, यहाँ 2 डिग्री मिला था। तो ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कि भाई देखिए इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है, इसलिए बताया। इसलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए